नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आऊँ, क्या होता है GDPR, जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। अगर आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे, जब हम मोबाइल में देखते हैं तो एक गूगल लोकेशन होती है। अगर आप उसे ऑन रखते हैं तो अगर आप देखेंगे गूगल को सब पता है कि सारे दिन में या पूरे एक साल में आप कहाँ कहाँ गए। क्या वो डाटा का यूज़ सही ढंग से हो रहा है या गलत ढंग से हो रहा है, सोचने का विषय है। व्हाट्सएप हम बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया सर्विस हैं जो व्हाट्सएप से हमें मिल रही हैं, लेकिन व्हाट्सएप हमसे कुछ चार्ज नहीं करता। तो उनका क्या बिज़नेस मॉडल है, कहाँ से वो एक्चुअली अर्निंग कर रहे हैं, क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम फीड करते हैं, जब एक्सचेंज करते हैं मैसेज, क्या वहाँ पर कहीं इसका यूज़ या मिसयूज़ हो रहा है। या अगर हम बात करें यूट्यूब की, जहाँ पर मे बी हम कोई एक चैनल पर जाते हैं और कोई वीडियो देखते हैं, मे बी गलती से हम चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद रेगुलरली बहुत सारे वीडियोस उसी पर्टिकुलर चैनल से रेगुलर हमारे पास आते हैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। क्या ये डाटा का यूज़ ठीक ढंग से हो रहा है या गलत ढंग से हो रहा है, ये सोचने का विषय है। तो इन्हीं सब बातों को और डिटेल में इन सबको समझने के लिए कि ये जो GDPR है, ये जो डाटा है, क्या वो ठीक से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो नहीं हो रहा तो उसके क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, किस तरीके से इंश्योर किया जाए जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्रोटेक्ट रहे विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्फॉर्मेशन। उन सब के लिए ही GDPR ये स्टैंडर्ड बना है जो यूरोपियन यूनियन ने सेटअप किया है। और ये जो नया रेगुलेशन है ये आया था 25 मई 2018 को। और इस पर्टिकुलर रेगुलेशन में बहुत डिटेल में एक एक बात को डिटेल से लिखा गया है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इसके अंदर 11 चैप्टर्स हैं जिसमें 99 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जहां पर बहुत डिटेल में हर बात के बारे में चर्चा की गई है। अगर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की बात करूं तो मैं 9 डिफरेंट तरीके से आपको जानकारी देने वाला हूं कि मैं क्या क्या बातें आपको बताने वाला हूं। तो उसमें जो सबसे पहली बात है वो तो ये है कि GDPR किसके लिए एप्लीकेबल है। देन डाटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंस है प्रोसेसर में और डाटा कंट्रोलर में, क्या 7 डाटा प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं जो GDPR ने बताए हैं, कौन से 8 पीपल प्राइवेसी राइट्स हैं जिसको हमें पता होना चाहिए, डाटा सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरीके से डाटा का जो प्रोटेक्शन है वो डिज़ाइन से और बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, क्या 6 तरीके हैं प्रोसेसिंग के डाटा के, और किस तरह की पेनल्टीज़ और फाइन्स हैं जो कि लग सकते हैं इनके जब GDPR को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि GDPR किसके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर हम यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो GDPR एप्लीकेबल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि काम कर रहा है EU के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर। देन दूसरी बात आती है कि ये उन सब भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल है जो EU के बाहर हैं, लेकिन अगर वो कोई भी सर्विस ऑफर कर रहे हैं किसी भी कस्टमर को या किसी भी बिजनेस को जो कि EU के अंदर है। तो इन अ वे आप पाएंगे कि दुनिया में ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो उन सब पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली GDPR एप्लीकेबल होने वाला है। अब आता है पॉइंट नंबर 2, ये डाटा क्या है और उसका कलेक्शन का मतलब क्या है। तो जब हम डाटा की बात करते हैं तो प्राइमरीली ये डाटा पर्सनल डाटा भी हो सकता है और कुछ सेंसिटिव पर्सनल डाटा भी हो सकता है। जब हम पर्सनल डाटा की बात करते हैं तो हम प्राइमरीली बात करते हैं नाम की, लोकेशन की, मे बी आपका एड्रेस क्या है, मे बी आपकी एज क्या है, ये बेसिक डाटा है। पर जब हम सेंसिटिव डाटा की बात करते हैं तो हम हेल्थ की बात करते हैं, हम बायोमेट्रिक की डाटा की बात करते हैं, हम बात करते हैं आपकी क्या पॉलिटिकल ओपिनियन है, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप किस तरह की पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, एंड ऑल दैट। वो सारी की सारी बातें आ जाती हैं डाटा कलेक्शन के अंदर, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। देन अगला पॉइंट आता है कि क्या डिफरेंस है डाटा प्रोसेसर में और डाटा कंट्रोलर में। तो जब हम बात करते हैं डाटा प्रोसेसर की तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो पर्सनल डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, और वो डाटा किसी भी पर्पज़ से हो सकता है। वो डाटा को आप किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हम किस तरह से उसे कलेक्ट कर रहे हैं, उसे स्टोर कर रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम डाटा प्रोसेसर का होता है। जो डाटा कंट्रोलर होता है उसका जो मेन काम होता है वो ये देखना होता है कि कौन सा डाटा हमें कलेक्ट करना है, क्यों करना है और किस तरीके से हमें उस डाटा को यूज़ करना है। तो जो डाटा कलेक्टर है उसका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब अगले पॉइंट बात करते हैं कि क्या 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कि GDPR ने बताए हैं विद रिस्पेक्ट टू डाटा। तो उसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, अगर आप देखेंगे जो आर्टिकल 5.1 में
जो डिटेल में इसमें बात की गई है कि किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं इस बात को, तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो बात करता है लॉफुलनेस, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के बारे में। अगर इसको एग्जांपल लेके चले एक स्कूल का जहाँ पे हमारा बच्चा पढ़ता है और उनके पास जो भी डाटा हमारे बच्चे का जा रहा है उसके पर्सपेक्टिव से बात करें, तो यहाँ पर इंटेंट ये है कि स्कूल के पास बिल्कुल कोई क्लियर लीगल बेसिस होना चाहिए कि किस तरीके से वो बच्चे के डाटा को प्रोसेस करने वाला है। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो बात करता है पर्पस लिमिटेशन, कि भाई उसका क्या पर्पस है, जिस पर्पस के लिए उसको यूज़ करना है और उसको ये इंश्योर करना है कि उसी पर्पस के लिए उसको यूज़ करें। से फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे के डाटा को हम यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नोइंग के वो बच्चा कितने साल से हमारे यहाँ पे पढ़ रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है अभी तक की, किस तरह के उसके मार्क्स रहे हैं, ऑल दैट, क्या उसकी अटेंडेंस रही है, बट उसके अलावा और किसी तरीके से उसका यूज़ नहीं होना चाहिए। देन लिमिटेड स्टोरेज पीरियड, जो भी डाटा है वो एक टाइम फ्रेम में यूज़ होना चाहिए। अगर एक बच्चे ने 5वीं क्लास का स्कूल छोड़ दिया तो ये नहीं होना चाहिए कि उसके बाद भी उसके डाटा को यूज़ किया जा रहा है, या 12th क्लास जो मैक्सिमम मानते हैं स्कूल में रहती है तो उसके बाद उस डाटा का दोबारा से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उस तरह का रूल भी GDPR में है। देन डाटा मिनिमाइजेशन, कि जो भी डाटा आपको लेना है वो उतना ही लेना है जितना रेलेवेंट है। से फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे के डाटा के साथ साथ अगर हम ये भी जानना चाहते हैं कि उसके कितने भाई बहन हैं, या उसके पेरेंट्स का मैरिटल स्टेटस क्या है, या और भी कुछ इस तरह की बात हम जानना चाहते हैं, उनकी इनकम कितनी है, तो मे बी वो रेलेवेंट नहीं है, तो इसको भी GDPR कहता है कि इसको ध्यान रखना जरूरी है। देन अगला आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी डाटा स्कूल के पास है, क्या वो डाटा सिक्योर्ड है। ऐसा तो नहीं है कि कोई साइबर अटैक होता है और आपका जो भी डाटा है वो कहीं और किसी के पास चला जाएगा और उसका मिसयूज़ हो सकता है। एंड देन लास्टली जो 7वां प्रिंसिपल है वो बात करता है अकाउंटेबिलिटी के बारे में, कि जो स्कूल है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि उसके पास प्रोसेसेस हैं, उसके पास प्रोसीजर है, जिस तरीके से वो इंश्योर करने वाला है कि एज़ पर GDPR उन सभी डाटा को वो ठीक से यूज़ कर रहा है और उसका मिसयूज़ नहीं हो रहा। अब अगला पॉइंट आता है, यहाँ मैं बात करने वाला हूँ 8 अलग अलग राइट्स के जो GDPR ने दिए हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के पास क्या क्या राइट होने चाहिए जिसको वो यूज़ कर सकता है। तो जो सबसे पहला राइट है वो बात करता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। यहाँ पर यह है कि उसको जो भी इंडिविजुअल है, जैसे आप या मैं हो सकते हैं, हमें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मेरा डाटा को क्यों लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है। से फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जब भी आप किसी नई साइट पर जाते हैं तो वो पूछता है कुकीज़ आप अलाउ करते हैं या अलाउ नहीं करते हैं। वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अगर आप अलाउ करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो वो स्टोर करने वाला है। तो ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी हुई 2018 के बाद जब GDPR आया था। देन जो दूसरा राइट है वो राइट ऑफ एक्सेस है, कि आपका डाटा का आपको अधिकार है कि वो डाटा को आप एक्सेस करने देना चाहते हैं फ्री में, या चाहते हैं कि उसमें कुछ चार्ज किया जाए, आपके पास उसका अधिकार है। जो तीसरा है वो है राइट ऑफ रेक्टिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि आपका डाटा ठीक नहीं तो आपका अधिकार होना चाहिए उस डाटा को ठीक करने के लिए। से फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक मेल का फीमेल या फीमेल का मेल हो गया है, या आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया, अभी आपकी शादी नहीं हुई थी अब आपकी शादी हो गई है, या अब आपकी शादी टूट गई, आप डिवोर्सी हो गए, तो आपके अधिकार होना चाहिए कि आप उस डाटा को ठीक कर सकें। देन एक और राइट है वो बात करता है राइट ऑफ इरेजर और फॉरगॉटन। आप नहीं चाहते कि आपका जो भी डाटा आज तक उनके पास था वो आगे इस्तेमाल हो, तो उनको आपको कह सकते हैं कि ये जो डाटा आपको डिलीट करना पड़ेगा जिससे कि आप इसे दोबारा यूज़ ना कर पाएँ। देन एक और अगला जो कहते हैं राइट है वो है राइट टू रेस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, कि आप लिमिट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डाटा को जो आपने मेरे बारे में लिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको आप सिर्फ मुझे ईमेल भेजने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे कोई और तरह के ऐड या पब्लिसिटी करने के लिए आप नहीं कर सकते। देन जो अगला राइट है वो है राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी। जिस तरीके से हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की कि आज हम एयरटेल में हैं, फिर हम वोडाफोन में चले गए, फिर हम जियो में चले गए, तो उसी तरह से अगर हम चाहें तो हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भी अवेलेबल करा सकते हैं। ये राइट भी दिया गया इंडिविजुअल को। और जो आखिरी है 7th है वो बात करता है राइट टू ऑब्जेक्ट, कि हम कभी भी कह सकते हैं कि आप हमारा डाटा और कलेक्ट नहीं कर सकते, जितना भी डाटा आपने कलेक्ट किया यही सफिशेंट है। एंड देन आखिरी राइट वो है राइट इन रिलेशन टू ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग एंड प्रोफाइलिंग। हम चाहें तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आगे दे सकते हैं कि आप हमारे डाटा को ऑटोमेटिक तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको एग्जांपल यूट्यूब का दिया था कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके पास एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार आ रही है, या अगर आप गूगल में जाके कोई सर्च साइट करते हैं तो पता लगता है बार बार वो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो वो बार बार ना आए उसके लिए भी आप चाहें तो कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं। जो अगला पॉइंट है वो बात करता है डाटा सिक्योरिटी। तो डाटा सिक्योरिटी में दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, एक है टेक्निकल एस्पेक्ट और दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट। जब हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये है कि जो भी हमारा डाटा है वो किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है कि वो सेफ़ है। तो फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। अक्सर आप देखते हैं कि बैंक में अगर आप अपना कोई अकाउंट को एक्सेस करते हैं ऑनलाइन, तो आप देखते हैं पहले आपसे पासवर्ड पूछा जाता है और उसके बाद एक वन टाइम पासवर्ड OTP भी आता है। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हो गया। या अगर हम व्हाट्सएप को देखते हैं तो वहाँ पे अक्सर वो स्पेसिफिकली लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो ये टेक्निकल मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि डाटा की सिक्योरिटी है या नहीं है। जो दूसरा पॉइंट आता है वो बात आता है ऑर्गेनाइजेशन के मेजर के ऊपर, कि ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह के मेजर लिए हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए जो भी आप डाटा लिया गया है वो प्रॉपर्ली सेफ है या नहीं है। तो वहाँ पे जो स्टाफ की ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी डाटा प्रिवेसी पॉलिसी है उसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से उस डाटा का यूज़ किया जाना उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बात आती है कि जो भी डाटा की प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो GDPR कहता है कि या तो बाय डिज़ाइन होनी चाहिए या फिर बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या इसको समझते हैं। सो प्राइमरली है यहाँ पे इंटेंट ये है कि जो आर्टिकल 25 में लिखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास है उनको इस तरीके से सिस्टम बनाना है कि वो बाय डिज़ाइन और बाय डिफ़ॉल्ट वो इंफॉर्मेशन हमेशा सेफ रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पर्सनल डाटा आपका उसके अंदर स्पेसिफाई किया गया है उसमें हमें ये इंश्योर करना है कि वो किसी भी तरह से किसी और पर्पज़ से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वो इस बात का ठीक से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट को किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है वो भी होना चाहिए। और ये मैंडेटरी नहीं है, बट जहाँ भी रिक्वायरमेंट है कोई डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है जो कि टेक केयर करे विद रिस्पेक्ट टू द डाटा पार्ट। अब अगला पॉइंट आता है कि क्या 6 तरीके हैं जिस तरीके से डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है। तो उनके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं डिटेल में, तो जो सबसे पहला है जो आर्टिकल 6 में स्पेसिफाई किया गया है, तो वो पहला बात करता है कि किस तरीके से जो भी डाटा है जो किसी भी पर्सनल का है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, अनएम्बिगुअस कंसेंट होना चाहिए कि किस तरीके से उस डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप किसी की मार्केटिंग की मेलिंग लिस्ट से बाहर आना चाहते हैं तो वो अधिकार भी आपके पास होना चाहिए। देन अगर आपको लगता है कि जो भी डाटा की प्रोसेसिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं जिससे कि आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकें। से फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि किसी कंपनी में आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कोई बैकग्राउंड चेक आपका करना चाहता है, या आप कहीं किराए के मकान में जाना चाहते हैं तो उससे पहले वो जो लीजिंग कंपनी है वो एक बार आपका बैकग्राउंड चेक करना चाहे, तो उस तरह का भी डाटा का प्रोसेसिंग की परफॉर्मेशन अलाउड होनी चाहिए। इस तरह के लिए भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन कोई ऑर्गेनाइजेशन की कोई लीगल ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करना है। से फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम एज है उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हो सकता है, या वो देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम आवर्स एक वीक में किसने काम किया उसको अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए भी उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा सकता है। देन उस डाटा को भी प्रोसेस किया जाता है अगर किसी की ज़िंदगी को बचाना है। अगर आपको ये चेक करना है से फॉर एग्जांपल किसका ब्लड ग्रुप A या B है, तो उस समय भी उस डाटा को यूज़ किया जा सकता है जिससे कि उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके कुछ पर्पस उसमें सॉल्व कर लिया जाए। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे कोई पब्लिक इंटरेस्ट है, कोई टास्क हमें करना है, उस समय भी हम उस पर्टिकुलर डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। एंड देन लास्टली अगर कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जो लीगल रिक्वायरमेंट है, कोई फंडामेंटल राइट है, उस समय भी इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है। लास्टली अगर बात की जाए पेनल्टीज़ के बारे में और फाइन्स के बारे में, तो GDPR सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि अगर इन सभी राइट्स को, इन सब प्रिंसिपल्स को, या किस तरीके से डाटा को प्रोसेस करना है और डाटा को सिक्योर करना है, अगर ठीक से नहीं किया गया तो बहुत ही हैवी पेनल्टीज़ हैं जो फाइन्स हैं इसमें बताए गए हैं। तो उसमें जो सबसे पहली कंडीशन है वो तो यही है कि इन केस अगर आपसे कुछ गड़बड़ होती है तो आपको या तो 20 मिलियन यूरो या
4% आपका जो ग्लोबल टर्नओवर है उसमें से जो भी हायर है उतनी पेनल्टी मैक्सिमम लग सकती है। एंड देन सेकेंडली बात यह है कि जो भी पर्सनल है जिसके अगेंस्ट वो मिसयूज़ हुआ है डाटा का, उसके पास भी राइट होगा कॉम्पेंसेशन लेने का सेपरेटली। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए क्या बिगेस्ट फाइन्स अभी तक दिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो जो सबसे पहला नंबर आता है उसमें अमेज़ोन आता है, उसके बाद व्हाट्सएप है, देन गूगल आयरलैंड है, फेसबुक है और गूगल की एक और कंपनी है जिसका नाम आता है। ये टॉप 5 कंपनीज हैं जहाँ पर मैक्सिमम फाइन दिए गए हैं। अगर मैं IATF से लिंक करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू GDPR, तो कंटीजेंसी प्लानिंग जो क्लॉज नंबर 6.2 है वहाँ वो बात करता है साइबर सिक्योरिटी की, और साइबर सिक्योरिटी में बात की जाती है साइबर अटैक की। तो इनकेस अगर कोई साइबर अटैक होता है तो बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने GDPR की रिक्वायरमेंट्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया हुआ है तो पहली बात तो ये होगी कि वो डाटा का मिसयूज़ नहीं होगा, और इनकेस अगर होगा भी तो हमें पता है कि वो जो लॉस है वो कितना है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से IATF में इन सम वे इनडायरेक्टली GDPR की बात भी की गई है। और अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से कहूँ तो जो श्री कृष्णा कमीशन है वो भी डाटा सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रही है, और बहुत जल्दी इंडिया में भी इसके बारे में रेगुलेशन और डिटेल में आने वाले हैं। सो अगर मैं समरी करूं ओवरऑल कि मैंने आपसे किन किन बातों के बारे में बात की, तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की विद रिस्पेक्ट टू कि GDPR किसके लिए एप्लीकेबल है। देन मैंने उसके बाद बात की डाटा कलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है डाटा प्रोसेसर और डाटा कंट्रोलर में, क्या 7 डाटा प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं, कौन से 8 पीपल प्राइवेसी के राइट्स हैं, डाटा सिक्योरिटी क्या होता है, किस तरीके से डाटा का प्रोटेक्शन होना चाहिए बाय डिज़ाइन एंड बाय डिफ़ॉल्ट, क्या 6 तरीके हैं जिस कारण से डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है, और किस किस तरह की पेनल्टीज़ और फाइन्स हैं जो कि आज तक GDPR के कारण अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में लगे हैं। मेरा जो अगला टॉपिक रहेगा उसमें बात करने वाला हूँ आपसे पेस्टल के बारे में। पेस्टल स्टैंड करता है PESTLE। जब हम पेस्टल की बात करते हैं तो P का मतलब होता है पॉलिटिकल, E का मतलब इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल। तो जब भी किसी कंपनी की कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी बनती है तो उस समय जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट की, तो पेस्टल के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ आपसे अगले वीडियो में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग्स यूज़फुल हैं और अच्छे हैं तो अपने फ्रेंड्स और कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।